बिहार में चुनाव से 2-3 महीने पहले ही नई कथा शुरू हुई है और इस कथा के कैरेक्टर यूपी के वाले मुकुटमणि हैं। अब इस कथा की शुरुआत इटावा से होती है, जो अखिलेश यादव का इलाका है। अब यादव बहुल इलाका जो है ये, यहां पर किस कथा का असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कथावाचक मुकुटमणि को लखनऊ बुलाया और कैमरे पर दिखाया भी, भजन गवाया और उसके बाद फिर पीडीए वाला फॉर्मूला भी समझा दिया। क्या 80 और 20 के फॉर्मूले की ये नई कथा और क्या है इसका अगला टेस्ट बिहार होगा। यूपी बिहार में यादव बनाम ब्राह्मण की जंग क्यों छिड़ी है? बिहार में ब्राह्मण किसके साथ हैं? यादव किसके साथ हैं? यूपी के यादव किस तरफ हैं और ब्राह्मण किस तरफ हैं? ये पूरा बवाल मचा ही क्यों है? उसकी वजह है कथावाचक मुकुटमणि। चल पाछू ये देखो, नकली पंडित बन के गांव में ब्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा, बदल लिया। ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आए जो मनु के बन के और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। मुकुटमणि पर आरोप है कि इन्होंने जाति छिपाई और करने लगे पंडिताई। जब इसका खुलासा हुआ तो कथा सुनने वालों ने इनके साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि उनकी छुट्टियां तक भी काट दी गई। बताओ, 16 साल की उसकी छुट्टियां कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की छुट्टियां कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी की छुट्टियां काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। मुकुटमणि की असली जाति यादव निकली और यहीं से मामला यादव बनाम ब्राह्मण का हो गया। इटावा वाया लखनऊ फिर पटना तक चला गया। सवाल उठा कि क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथा सुना सकते हैं? क्या यादव जाति का कोई कथावाचक नहीं हो सकता? यादव ब्राह्मण की लड़ाई को अखिलेश पीडीए तक खींच ले गए और बिहार में तेजस्वी मुकुटमणि को अति पिछड़ा से जोड़ने लगे। वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। सवाल है कि अखिलेश मुकुटमणि यादव के साथ जो कुछ हुआ उसको पीडीए से क्यों जोड़ रहे हैं और तेजस्वी पिछड़ा अति पिछड़ा की तरफ क्यों मोड़ रहे हैं? इसके पीछे की पूरी सियासी कैलकुलेशन बताएंगे। लेकिन पहले मुकुटमणि की बात करते हैं, क्योंकि मुकुटमणि मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। अब मुकुटमणि पर पहचान छिपाने को लेकर धोखाधड़ी के आरोप लग गए हैं और एफआईआर हो गई है, जिसके बाद बवाल बढ़ गया है। कथावाचक मुकुटमणि पर नया आरोप 2-2 आधार कार्ड रखने का है, जिसमें अलग अलग पहचान है। पहले आधार कार्ड मुक्त सिंह के नाम से बना। इस आधार कार्ड को 10 अक्टूबर 2022 को इशू किया गया। इस आधार कार्ड पर इटावा का एड्रेस लिखा गया है। इस आधार कार्ड के हिसाब से मुक्त सिंह की जाति यादव है, जबकि दूसरे आधार कार्ड में फोटो वही है, आधार नंबर भी वही है।
लेकिन नाम मुक्त सिंह की जगह मुक्तमणि अग्निहोत्री लिखा गया है। आधार कार्ड इश्यू होने की डेट 28 मार्च 2022 लिखी गई है। इस आधार कार्ड पर एड्रेस औरैया उत्तर प्रदेश का दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं। मुकुटमणि का मसला अग्निहोत्री बनने का नहीं, दरअसल मसला पहचान छिपाने का है। ये भी विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति उसको नाम छिपाने की आवश्यकता क्या पड़ी है। और उसने नाम छिपाया, दो आधार कार्ड रखे, जबकि कथा पर तो किसी एक अधिकार नहीं है। जिसको ईश्वर ने ज्ञान दिया वो कथा कर सकता है। हम आपस में जब बातचीत करते हैं वो भी कई बार कथा जैसी हो जाती है। कोई अच्छा बोल जाता है, लगता है यार बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हो। तो प्रवचन करना किसी एक अधिकार नहीं है, लेकिन नाम पहचान छिपा करके, जाति छिपा करके आखिर क्या मकसद वो हल करना चाहते थे। तो उसी कारण से मुझको लगता है कि वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की होगी, मुकदमा कायम किया होगा। तो ये जातिगत विद्वेष को बढ़ाना देने जैसा विषय है। इसके कारण से मालूम कि सिम उड़ाया गया तो भी आपत्तिजनक है। उनको जिला प्रशासन को सौंपना चाहिए था और प्रशासन अपनी कार्रवाई करता। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सरकार में कोई इस प्रकार का व्यवहार कर ही नहीं सकता। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये बात सही है कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का ही नहीं है, कथा कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई पहचान छिपाकर यादव से ब्राह्मण बन जाता है तो मसला तो बनता ही है। और जिन राज्यों में सियासत का आधार ही जाति है, वहां तो सियासी मसला बनना ही है। कथावाचक की जाति का मसला यूपी और बिहार की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। दोनों राज्यों में जमकर अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है, ब्राह्मण बनाम यादव हो गया है। अब ये क्यों सियासी मुद्दा बन गया है उसको समझते हैं। यूपी में ब्राह्मण आबादी 10 से 12% है, पूर्वांचल 20% ब्राह्मण, असर 60 से ज्यादा सीटों पर, 12 जिले में 15% से ज्यादा ब्राह्मण, पार्टी फिलहाल बीजेपी के साथ। यूपी में यादव आबादी 8 से 10%, पूर्वांचल और ब्रज में बड़ा असर 60 से ज्यादा सीटों पर, जिले 8 जिले में 20 से 30% तक यादव, पार्टी एसपी के कोर वोटर। जबकि बिहार में सवर्ण जातियों में सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं, जिनकी आबादी 3.65% है। मिथिलांचल बड़ा फैक्टर, असर 30 से ज्यादा सीटों पर, पार्टी फिलहाल बीजेपी के साथ। बिहार ओबीसी में सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं, जिनकी आबादी 14% है। मगध, मिथिलांचल, सीमांचल में बड़ा फैक्टर, असर 100 से ज्यादा सीटों पर असर, पार्टी आरजेडी के कोर वोटर। कथावाचक मुकुटमणि को लेकर किस लेवल पर यूपी बिहार में सियासत हो रही है, उसकी पहली तस्वीर लखनऊ से आई है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां कथावाचक मुकुटमणि यादव हैं, साथ में उनके ढोलक वाले साथी श्याम सिंह कठेरिया और तीसरे साथी संत सिंह यादव हैं, जिन्हें अखिलेश यादव सम्मानित कर रहे हैं। मुकुटमणि आज भगवत भजन नहीं, नेताजी का भजन सुना रहे हैं और सियासी भक्त साग में गोले दाग रहे हैं। सागर मेरे, हे भव सागर मेरे, तुम प्यास बुझा देना। हे नेताजी मेरी धुन को सुनने का समय देना। हे नेताजी मेरी धुन को सुनने का समय देना। मसला कोर यादव वोट बैंक है, लिहाजा मुकुटमणि की कथा पार्टी की ढोल की थाप पर अखिलेश यादव भी ताल से ताल मिला रहे हैं। लेकिन अकेले यादव वोट से कुछ होता नहीं है, इसलिए पीडीए के साथ भी सुर में सुर लगा रहे हैं। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। अब सवाल है कि अखिलेश ने मुकुटमणि को क्यों लपक लिया है और पीडीए को भी साथ क्यों जोड़ लिया है। उसकी वजह है समाजवादी पार्टी से खिसकता यादव वोट बैंक। बीजेपी एसपी की यादवों का वोटिंग ट्रेंड देखें।
तो 2017 में बीजेपी को यादवों ने 12% वोट किया था, जबकि समाजवादी पार्टी को 83%। और 2022 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी का यादव वोट का शेयर 2% गिरकर 10% पर आ गया, जबकि समाजवादी पार्टी को 15% वोट बैंक का नुकसान हुआ, उसे 68% वोट मिले। 2017 में बीजेपी को 83% ब्राह्मणों ने वोट किया, जबकि समाजवादी पार्टी को 6%। 2022 में बीजेपी के खाते में 6% ब्राह्मणों के वोट बढ़कर 89% हो गए, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट फीसद भी 1% बढ़कर 7% पर पहुंच गया। यादव और ब्राह्मण वोट के पैटर्न को देखें तो अखिलेश यादव कोर यादव वोट बैंक को लेकर कोई समझौता करना नहीं चाहते। जो कोर वोट बैंक का प्रतिशत गिरा तो उसे मुकुटमणि के बहाने फिर से रिचार्ज करना चाहते हैं। यूपी के 16 जिले यादव लैंड कहे जाते हैं। इन जिलों में समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। इनमें हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, नगर जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे जिले आते हैं। ये जिले दोआब और बुंदेलखंड में आते हैं। यहाँ की 47 विधानसभा सीटों में यादव निर्णायक भूमिका में हैं। इनमें से 5 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा यादव वोटर्स हैं। 7 सीटों पर 50,000 से 1 लाख के बीच यादव हैं। 27 सीटों पर 25,000 से 50,000 के बीच हैं। सपा का इन सीटों पर दबदबा रहा है। लेकिन 2017 में बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया। कुल 59 सीटों में से 49 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि सपा को सिर्फ 8 ही मिली। समाजवादी पार्टी को अपने घर और गढ़ में झटका सिर्फ 2017 में ही नहीं लगा, 2022 के विधानसभा में भी सपा को यादव बेल्ट में सबसे बड़ा झटका लगा। 2022 में यादव लैंड के 8 जिलों मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कन्नौज और फर्रुखाबाद की 29 में से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस ने 1 सीट और सपा को सिर्फ 10 सीटें ही मिली। अखिलेश यादव को पता है कि मुकुटमणि का मुद्दा अगर गर्म हो गया और यादव सेंटिमेंट को टच कर गया और साथ में पीडीए जुड़ गया तो 27 की तस्वीर बदल सकती है। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मणि मुकुट को सम्मानित कर रहे हैं। उससे सीधा यादव वोट बैंक को मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जोर ज्यादा कहां लगाना है। अखिलेश के इस दांव के पीछे की सियासत को समझना है तो 2022 का ब्राह्मण और यादव कैंडिडेट के रिजल्ट के पैटर्न को समझ सकते हैं। बीजेपी ने 68 को टिकट दिया, 46 जीते। एसपी ने 39 को टिकट दिया, 5 जीते। बीजेपी ने 8 को टिकट दिया, 3 जीते। एसपी ने 52 को टिकट दिया, 24 जीते। इटावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं। लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए 2 लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। किस बात का सम्मान? वो लोग अपनी जाति छुपा करके वहां गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। तो जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है। अगर अखिलेश यादव को सहानुभूति है, हमें भी है, तो इसलिए हम उसको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन उनका शाल उड़ा करके सम्मान करना, ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है। 2027 को लेकर अखिलेश बहुत सीरियस हैं। इसलिए जब उन्हें कथावाचक की यादव जाति का मुद्दा मिला तो तुरंत इसे अगड़ा पिछड़ा और पीडीए बना दिया और इसे अब वो नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। उसकी तस्वीरें इटावा से आने लगी हैं। सड़क पर चक्का जाम किया जा रहा है। ये यूपी का इटावा है। कथावाचक से बदसलूकी का मुद्दा अब सड़क पर हंगामा बनकर उतर रहा है। हर दिन के साथ विरोध बढ़ता जा रहा है।
इटावा यादव परिवार का गढ़ है। यहाँ पर जाति की बात आएगी तो सबसे आगे समाजवादी पार्टी पहुंच जाएगी। यादव संगठन अलग अलग नाम से एक साथ काम पर जुट गए हैं। यादव संगठन के 2000 से अधिक लोगों ने बकेवर थाने को घेरा। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई थानों की पुलिस फोर्स बुलाई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया, लेकिन प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और कथावाचक की जाति की चिंगारी कैसे बिहार पहुंची और अखिलेश के साथ तेजस्वी ही कैसे उम्मीद जगी है, इस पर भी देखिए। इटावा में कथावाचक की जाति की चिंगारी सुलगी। लखनऊ में भी इसे हवा मिल गई और लपट पटना तक पहुंच गए। बात यादव ब्राह्मण मतलब पिछड़ा अगड़ा का था। अखिलेश को 27 नजर आने लगा, तेजस्वी को 25 की उम्मीद जग गई। अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं। लेकिन मुकुटमणि का अग्निहोत्री वाला टाइटल भूल गए। यादव वाले टाइटल के साथ हो लिए और कोर यादव वोट बैंक को एकजुट करने लगे। दरअसल तेजस्वी को लग रहा है कि यादव वोट बैंक इस बार बंटा नहीं और एक होकर वोट कर गया तो समझो 25 में काम बन गया। तेजस्वी को क्यों यादवों की याद आ रही है, क्यों यादवों के सम्मान की चिंता सता रही है, उसकी वजह यह है 2020 में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी, 75 सीटें जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 36 सीटों पर लीड मिली। यादव बाहुल्य 30 से ज्यादा सीटों पर एनडीए को लीड थी। तेजस्वी के कथावाचक मुकुटमणि की यादव जाति बार बार बताने के पीछे का डर यही है। बिहार का यादव वोटर जरूरी नहीं है कि यूपी की घटना से प्रभावित होकर वोट कर दे, लेकिन जाति के सम्मान की जब आती है तो यादव वोटर एक हो सकता है। इसीलिए तेजस्वी यादवों को ललकार रहे हैं, मुकुटमणि की कहानी चिल्ला चिल्ला कर सुना रहे हैं। तेजस्वी क्यों ब्राह्मण बनाम यादव का बिगुल बिहार में फूंक रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि असल वोटर उनका ब्राह्मण नहीं यादव है। उसको समझने के लिए बिहार में यादव ब्राह्मण वोटर्स का वोटिंग पैटर्न देख लीजिए। 2020 के चुनाव में एनडीए को 52% वोटर्स ने वोट किया, जबकि आरजेडी के गठबंधन को 15% ब्राह्मण वोट किए थे। वहीं यादव वोट का ट्रेंड आरजेडी के फेवर में कहीं ज्यादा था। 5% यादवों ने एनडीए को वोट किया था और 83% आरजेडी के साथ थे। समझ सकते हैं कि जब बात यादवों की आई तो तेजस्वी ने कैसे इसे बिहार चुनाव के लिए मुद्दा बना लिया। तेजस्वी किसी भी हाल में यादव वोट बैंक की ताकत को कम नहीं करना चाहते। इसी से समझ सकते हैं कि 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 16 यादव को टिकट दिया था। बीजेपी के 7 यादव कैंडिडेट जीते, स्ट्राइक रेट 44% रहा, जबकि आरजेडी ने 58 यादव कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 36 को जीत मिली। स्ट्राइक रेट 63% रहा। तेजस्वी यादव भी अखिलेश यादव वाली स्क्रिप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव है और 27 में यूपी में। ऐसे में ना तो यूपी में अखिलेश इसको ठंडा रखना चाहते हैं और ना ही बिहार में तेजस्वी। समाजवादी पार्टी तेजस्वी की मदद करेगी। उनकी पार्टी की मदद करेगी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी। जब कह दिया खड़ी दिखाई देगी साथ। और सियासी वार पलटवार के बाद अब बात करते हैं बादलों के प्रहार की। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक मानसून कहर बरपा रहा है और बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से जगह जगह तबाही भी हुई है। हिमाचल में जहां सैलाब आया वहां से देखिए ये खास ग्राउंड रिपोर्ट।
हिमाचल से उत्तराखंड, आसमानी आफत से पहाड़ खंड खंड। कांगड़ा से कुल्लू तक तबाही, दरिया में कैसे बह गए मजदूर। उत्तराखंड में जलजला, अलकनंदा में कैसे समा गई बस। देश भर के ज्यादातर राज्यों में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में आने के साथ ही मॉनसून कहर बरपा रहा है। हिमाचल से उत्तराखंड, हिमाचल में कांगड़ा से कुल्लू तक मॉनसून का रौद्र रूप देखा जा रहा है, तो उत्तराखंड भी मॉनसून की आफत से बचा नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक और धर्मशाला में बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड की है। मानूड़ी खड्ड में अचानक आए इस सैलाब से भारी तबाही हुई है, तो दूसरी ओर फ्लैश फ्लड के बाद की तबाही के निशान है। तबाही ऐसी कि सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, और अब सैलाब के रास्ते में देख रहे हैं ये तबाही के निशान खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि ये सैलाब कितना भयानक था। हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों में जमकर बारिश हो रही है, लेकिन 2 जिलों में मॉनसून का तांडव देखने को मिला। कांगड़ा और कुल्लू में मॉनसून ने तबाही मचाई। 3 जगहों पर बादल फटने से 9 जगहों पर अचानक बाढ़ आ गई। यहां से जुड़े पहाड़ी नाले अचानक उफान पर आ गए, जिसमें खानियारा का मनूड़ी खड्ड भी शामिल है। इससे नदी किनारे बने लोगों के दर्जनों आशियाने उजड़ गए, तो सड़कों और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। धर्मशाला के नजदीक खानियारा का ये वही मनूड़ी खड्ड है जहां सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी। इस पहाड़ी नाले की बनावट ही ऐसी है कि अगर इसमें अचानक पानी आ जाए तो यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। खड्ड के दोनों ओर खड़ी पहाड़ी और जंगल, और बीच से बहता डरावना दरिया, और जब उसमें अचानक बाढ़ आ जाए तो फिर क्या कहना। लोगों का कहना है कि यह नाला बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहां से निकलना बेहद मुश्किल है। इस बरसाती नाले में आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई, जिसके निशान अब देख रहे हैं। सैलाब हाइड्रो प्रोजेक्ट में लगे भारी मशीनों को बहा ले गया। ऊपर पहाड़ी से सैलाब के साथ बहने के दौरान इन मशीनों के पुर्जे अलग हो गए। कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहिए पड़े हैं, तो कहीं गाड़ियों के दूसरे पार्ट्स, कहीं लोहे की बड़ी बड़ी पाइपें दिख रही हैं, तो कहीं सैलाब के साथ बह गई सड़कों के निशान। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुनान खड्ड। ये वही बरसाती नाला है जहां पर कल बादल फटने की वजह से काफी ज्यादा संख्या में जो श्रमिक थे वो बह गए, लेकिन तबाही के निशान अभी भी बाकी हैं। हालांकि जिस पावर प्रोजेक्ट पर यह हादसा हुआ है वो अभी यहां से काफी किलोमीटर आगे है, लेकिन तबाही के मंजर यहीं से दिखने शुरू हो गए। लिहाजा मैं अपने दर्शकों को एक एक करके तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले आप एक वाहन की तस्वीर देखेंगे, उसके सिर्फ टायर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। इतने भारी भरकम पत्थरों के बीच में जब ये पूरा पानी आवेग में था, तो ट्रक हो या जेसीबी मशीन है उसको बहाता हुआ लेकर आया है। और सामने जो इसके टायर के साथ जहाँ पर लगा हुआ है येलो कलर आप देखो दिखाई दे रहा होगा, तो उससे तो ये जेसीबी मशीन ही प्रतीत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज बहाव उस वक्त इस पानी का रहा होगा कि भारी भरकम जेसीबी मशीन जो थी वो भी अपने साथ बहा कर ले गई। और जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूं ये कभी सड़क हुआ करती थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, सामने आपको पुल नजर आ रहा है। जो पुल ये रास्ता पुल से सीधा रास्ता जो था वो इस तरफ आ रहा है, और उसके बाद ये रास्ता यहाँ से नदी के साथ अपना पूरा का पूरा रास्ता बहा कर ले गई। और अब आप देख सकते हैं कि ये अब सड़क है जो अब आपको टुकड़ों में नजर आ रही है। सामने से भी सड़क पूरी तरह से कट चुकी है। कांगड़ा जिले के मनूड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट के इस साइन बोर्ड को देखिए। इसमें मनूड़ी खड्ड के खतरे को लेकर आगाह किया गया है। लोगों को इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के आसपास ना जाने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या बारिश के मौसम में हाइड्रो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर यह लागू नहीं होता?
क्या जिला प्रशासन की एडवाइजरी को हाइड्रो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने नजरअंदाज कर दिया? एडवाइजरी जारी कर प्रशासन ने भी महज औपचारिकता निभाई और खड्ड प्रोजेक्ट में चलता रहा। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस खौफनाक मंजर को देखा। सैलाब के साथ बहते शवों को देखकर लोगों का कलेजा दहल गया। वो जो कल हमारे यहाँ कैजुअलिटीज हुई हैं, उनको भागने को तो जगह नहीं थी। जब पानी का बहाव आ जाता, तेज बहाव आता है, तो पानी भागने को रास्ता नहीं था। उनको दोनों तरफ से खाई थी, वो भागने का उनको जगह नहीं मिली। पानी का बहाव उनको साथ ले गया। एक डेड बॉडी हमने रेस्क्यू की यहाँ से, लेकिन उस वक्त भी पानी बहुत ज़्यादा था। हमने ये सोचा इंसानियत के नाते इसको साइड करें और पुलिस के हवाले वो डेड बॉडी हमने की। लेकिन यहाँ जी सर, कल तो इतना ये कहर ढाक, मशीनें निकल गई, ये हाइड्राज वगैरह हमने देखे, आंखों के सामने से देखे निकलते।